Okay, so we have discussed till supply. Now just come to market equilibrium. Okay, so this is a market equilibrium where it refers to a situation where for a particular good supply is equals to demand. Means when the quantity supplied of a product or service matches the quantity demanded of a product, that situation is called a market equilibrium. बट ऐसा होता बहुत कम केसेस में है कि जितना सप्लाई हो उतना ही डिमांड है, मींस कि जितना डिमांड है उतना एक्यूरेट सप्लाई हो. बिकॉज सप्लाई का क्या होता है कि अगर सप्लाइड गुड्स जो है राइट टाइम पे अवेलेबल हो, राइट प्लेस पे अवेलेबल हो, जब भी कंज्यूमर की डिमांड है राइट टाइम पे तुरंत उसको वो गुड अगर पहुंच जाता है तो वो वैलिड है, और अगर हमें टाइम पे वो गुड ही नहीं मिल रहा है तो वो हमारे लिए कोई वैलिड नहीं है. ठीक है, so it is a situation where the quantity supplied is equals to the quantity demanded. So when the market is in equilibrium, there is no tendency for price to change. We say that the market clearing price has been achieved. So at any price above the equilibrium price, suppliers are willing to produce more of a product than consumers are willing to buy. तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये वाले डायग्राम में अगर हम देखें, ये है हमारा इनिशियल प्राइस और ये है हमारी इनिशियल क्वांटिटी. तो जो प्राइस है वो सप्लायर का है, क्योंकि सप्लायर क्या कर रहा है भाई, डिमांड हम लोग मार्केट में गए, कोई प्रोडक्ट की डिमांड है, हमने बोला सप्लायर से कि भाई हम 50 रुपीज में नहीं खरीदते, हम आपसे 40 रुपीज में ये खरीदेंगे. तो सप्लायर ने क्या किया, उसका 50 रुपीज सपोज यहाँ पे था इस पॉइंट पे, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि यार चलो अच्छा ठीक है मैं इसको ही दे देता हूँ 40 रुपीज में, कम से कम मेरा कॉस्ट निकल आएगी. ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट नहीं आता तो उसने क्या किया कि 40 पे उसने बोला कि भाई हम 40 पे खरीदेंगे, तो सप्लायर भी रेडी हो गया कि चलो भाई हम तुम्हें 40 पे बेचेंगे. तो ये इनिशियल प्राइस हो गया जिसपे दोनों कंज्यूमर और सप्लायर दोनों रेडी हुए परचेज करने के लिए. ठीक है, ये क्वांटिटी हुई, कंज्यूमर ने बोला भाई हम इतनी क्वांटिटी इतने प्राइस पे खरीदेंगे, सप्लायर ने भी बोला ओके तो हम आपको ये क्वांटिटी इतने प्राइस पे सप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम की. अब हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी प्राइस, अगर ये हो गया हमारा ईपी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, अगर हमारा कोई भी प्राइस तो अगर इससे बढ़ा होता है, ठीक है, yes, it is a situation of market equilibrium and the price at which it is being decided is the equilibrium price. Okay, तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़े आगे पॉइंट्स, अब ये डायग्राम आप लोग अपने दिमाग में रखना. Then at any price above the equilibrium price, suppliers are willing to produce more of a product than consumers are willing to buy. A price that is higher than the equilibrium price may result in increasing inventories, which provides an incentive for suppliers to cut prices to reduce their inventories. अब होगा क्या कि अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस से आगे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस से आगे गए तो भाई कंज्यूमर तो डिनाई कर देगा, वो बोलेगा कि हमने आपसे 40 रुपीज का किया था कि हम 40 रुपीज पे अपनी इतनी क्वांटिटी परचेज करेंगे, बट अगर आपने 50 कर दिया है तो बट ऑब्वियस है कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है. अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो अपनी डिमांड कम कर देगा, वो बोलेगा भाई अगर आपको 50 करना है तो हम 5 kg परचेज करने की जगह हम 4 kg परचेज करेंगे या हम 3 kg ही परचेज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो मार्केट अगर मतलब सप्लायर इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर करेगा सप्लाई, तो वहां पे कंज्यूमर उसको कम क्वांटिटी परचेज करेगा. तो फिर क्या होगा कि सप्लायर की जो इन्वेंट्रीज है जितना उसने सप्लाई किया है वो बच जाएंगी. देन वो अगर बच जाएंगी तो फिर वो वही करेगा कि उसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको प्राइस कम करना पड़ेगा ताकि उसकी जो बची हुई इन्वेंट्रीज हैं वो मार्केट में सोल्ड आउट हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस का क्या डिफरेंस आएगा कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा.
then prices will thus move back toward the equilibrium price, and फिर prices क्या आ जाएंगे, फिर वापस वो equilibrium price पे आ जाएंगे। यहाँ तक का क्लियर है कि कैसे प्राइस बढ़ रहा है तो कैसे क्वांटिटी कम हो रही है। आ रहा है सबको समझ में? Conversely, if the price is below the equilibrium price, consumers will demand more of a product, then suppliers find it profitable to produce. To meet the consumer's higher demand, suppliers' inventories may be depleted. Once inventories are depleted, suppliers have an incentive to raise prices and increase production, and prices will thus move back toward the equilibrium price. तो अब उन्होंने दूसरी सिचुएशन क्या बताई, एक इन्होंने सिचुएशन बताई कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा इनिशियल प्राइस से ऊपर जाता है तो क्वांटिटीज कम हो जाएंगी, जिससे हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। फिर दूसरा सिचुएशन उन्होंने क्या बताया कि अगर ये इनिशियल प्राइस से नीचे जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस लो हो जाता है, तो हमने क्या पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड में कि अगर किसी भी चीज का प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तब वहां पे क्या होगा कि सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे सप्लायर्स, उनको पता है भाई मार्केट में डिमांड इसकी ज्यादा है और हमारा प्राइस कम है, डिमांड ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे भाई उसको प्राइस फिर से इंक्रीज कर देंगे, तो वापस ये हमारा प्राइस इनिशियल अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है भाई अगर इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगा देन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी डिक्रीज, और फिर उसका सप्लाई पे क्या वो आएगा और उसका डिमांड। अभी आप लोग को होमवर्क मिलेगा इसका मार्केट इक्विलिब्रियम का, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। देन आते हैं हमारा शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू द राइट विद द सप्लाई कर्व अनचेंज्ड। उन्होंने बताया कि भाई सप्लाई कर्व को अगर हम अनचेंज रखते हैं तो हमारा डिमांड कैसे मूव होती है। देखो ऐसे ही था जो हम लोगों ने लास्ट उसमें पढ़ा कि ये हमारा इनिशियल था, तो यहाँ पे ये मार्केट इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन हो रखी थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमने पहले हमारा इतना प्राइस था, सपोज ये प्राइस है 20, पहले 20 प्राइस था जिसपे डिमांड हो रही थी 40, और उसके बाद अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है कि प्राइस बढ़ने से क्या असर आया है, क्या उसका इम्पैक्ट आया जब हमारी जो सप्लाई थी वो अनचेंज्ड थी। सो द सप्लाई कर्व कैन शिफ्ट while the demand curve remains unchanged. So an increase in taxes could lead to a shift in the supply curve to the left, as could any increase in production cost such as wages or energy cost. So a decrease in these costs would have the opposite effect and shift the supply curve to the right. तो उन्होंने बताया कि अगर हमारी कॉस्ट में इंक्रीज हो जाता है तो हमारा सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, बिकॉज उसमें क्या होगा कि वो लीड करेगा एज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और उससे जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी और वेजेस बढ़ जाएंगे, हमारे कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, तो जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट पे असर आएगा और वो भी हमारी बढ़ जाएगी। तो सप्लाई कर्व जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। देन अ डिक्रीज इन दीज कॉस्ट, अगर ये सारी कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो जाती है, सपोज टैक्सेशन रेट्स हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट आएगा कि हमारी कॉस्ट कम रहेगी तो हम उतना ही ज्यादा सप्लाई करेंगे, एंड शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट लीडिंग टू द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन at each price. For example, if the government decreases the taxes, companies have to pay for their workers' salaries, or companies may hire more people and increase production as a result. ठीक है, तो ये समझ में आया कि अगर एक बार टैक्स रेट अगर बढ़ रहा है तो वो कैसे सप्लाई कर्व को इफेक्ट कर रहा है, और अगर हमारा टैक्सेशन रेट डिक्रीज हो रहा है तो वो कैसे सप्लाई रेट्स को अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारा एज अ एनालिस्ट वो सारे हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि कैसे कंपनी के लिए हम राइट डिसीजन ले सकते हैं। कि प्राइस इन्फ्लुएंस, सबसे पहले तो प्राइस इन्फ्लुएंस आता है जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करता है
कि अगर हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे उन्हें एट मिनिमम प्राइस, तो वो और ज्यादा हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे. Then companies cost will be lower, so they will be willing to produce more of a given product at the current price. So looking at the supply and demand curve is useful when analyzing factors driving company, industry, and consumer behavior. So now we come to elasticity of demand. Elasticity of demand, it means that measuring the magnitude of demand. Okay, so we have studied that supply and demand curves are very important for an understanding of the price and quantity changes. So they are very useful for assessing the magnitudes of demand. So to measure these changes in the quantities demanded by the consumers and supplied by the producers, so we at that point of time we use the elasticity of demand. Okay, so elasticity refers to how the quantity demanded or supplied changes in response to the small changes in a related factor, such as price, income, or the prices of a substitute or complementary product. So elasticity क्या होती है हमारी? Elasticity, you know that rubber band, ठीक है, कि रबर बैंड को हम कितना एक्सटेंड करें तो उसका क्या होता है और वो बिल्कुल छोटा हो जाता है. तो इलास्टिक इज means very similar to that if we talk in general sense, but in this economics, so elasticity is the measure of measuring the quantity demanded or supplied, that how it reacts to, how it responds to the small changes in related factors. We have studied, or we have already studied the factors affecting the demand. So now here at this point they all are very useful. So the first factor is the price of the product. So अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी कैसे रिस्पॉन्स करती है, कि क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिस्पॉन्स करती है और वो कितना रिस्पॉन्स करेगी. तो कंपनीज इसको जो है प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज करते हैं कि अगर हम प्राइस बढ़ा दे तो हमारा कैसा रिस्पॉन्स आएगा, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, कोई सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है हमारे अपने प्रोडक्ट या सर्विस पे. ठीक है, तो इलास्टिसिटी से हम वो मेजर करेंगे. There are many important uses for elasticity for companies, investors, and the overall economy. So here, for example, if the demand for certain product rises substantially as income increases, investors and analysts may be able to identify the companies and industries that will grow the quickest as the economy grows. तो अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, एनालिस्ट क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो ये देख रहे हैं कि भाई अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, कंज्यूमर को और बेनिफिट और इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो किस तरीके से कंज्यूमर, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो क्विकली ग्रो करेगी. सपोज अब कोविड टाइम था, ठीक है, तो कोविड टाइम पे हमने क्या देखा, इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट का काम क्या होता है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में, वो बिल्कुल नजर रखते हैं इकोनॉमी में कि कौन सा सेक्टर अब बढ़ने वाला है, कौन सा सेक्टर बिल्कुल लो हो जाने वाला है. ठीक है, तो कोविड टाइम्स में क्या हुआ था, सारे सेक्टर्स बिल्कुल एकदम लो थे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर ले लें, चाहे फाइनेंशियल बैंकिंग इंडस्ट्री ले लें, ऑटो सेक्टर्स ले लें, वो तो बहुत ही ज्यादा लो थे. सबसे अप में था फार्मा सेक्टर्स और इंश्योरेंस. ठीक है, तो क्या हो रहा था कि लोग वहां पे फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो ज्यादा कर रहे थे ग्रो, मेडिसिन की वजह से कि उस टाइम पे लोग ज्यादा बीमार हो रहे थे तो वो ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो वो वाले सेक्टर्स थे. अब एनालिस्ट ने क्या बोला कि भाई इनकम कंज्यूमर्स की इंक्रीज हो रही है, तो फटाफट हम उन सेक्टर्स के बारे में पता करते हैं जिनके थ्रू इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है. तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, उस दिन हम लोगों ने बात करी कि मेरी सपोज पहले इनकम मेरी थी 20,000, उसके बाद मेरी इनकम बढ़ गई 50,000 हो गई, तो भाई मेरा जो डिमांड होगी वो ऑब्वियसली बढ़ेगी, मेरी सेविंग भी बढ़ेंगी. ठीक है, तो एनालिस्ट ने क्या किया, उसने पता किया भाई सबसे ज्यादा अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो कौन से सेक्टर्स में खर्चा करेगा. सबसे पहले हो गए हमारे एफएमसीजी सेक्टर्स की जो डेली यूज की हमारी नीड्स हैं वो फुलफिल करेंगे. उसके बाद हम पैसे, अगर मेरी ज्यादा सेविंग्स हो रही है तो ऑब्वियस है कि आई विल इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल सेक्टर्स
और बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज, तो वो फाइनेंशियल सेक्टर में मेरा पैसा जाएगा। ऑटो इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर सकती हैं, बिकॉज अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरी क्या नीड होगी कि यार चलो कार परचेज करते हैं, ठीक है। तो जैसा मेरा है वैसे ही कितने सारे लोग होंगे जिनकी इनकम बढ़ रही है, तो उनके माइंड में भी सेम सिमिलर थॉट्स आएंगे, तो वो सेक्टर्स इतनी जल्दी ग्रो करेंगे। तो ये जो हम इलास्टिसिटीज पढ़ने वाले हैं, तो ये हमें ऐसे ही मेजर्स बताएंगे कि कितना कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे वो रिस्पॉन्स करेगी कोई चेंजेस को लेके। Then elasticity of demand thus has relevance to anticipate which companies and industries will be successful in the future. ठीक है, तो ये हमारा इलास्टिसिटी का वर्क होगा। तो सबसे पहला जो टाइप आता है प्राइस, दो मेन इलास्टिसिटीज होती हैं। एक होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी जो रेलेवेंट है हमारे हिसाब से, हमारे इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से। तो पहला है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरा है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलाउज फॉर द कंपैरिजन ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद द चेंजेस इन प्राइसेस। उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम भाई प्राइस ही लेते हैं, कि प्राइस जो है कि अगर हम प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करते हैं, सर्विस के प्राइस में चेंज करते हैं, तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Two widely used measures are the own price elasticity of demand and cross price elasticity of demand. अब इसको मेजर करने के दो तरीके हैं, एक है खुद उस प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी से मेजर करना, और दूसरा है उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से मेजर करना या उस प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट से मेजर करना। तो सबसे पहला आता है हमारा ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि खुद हम उसी प्रोडक्ट के प्राइस से मेजर कर रहे हैं कि हमारी डिमांड कैसे रिस्पॉन्स करेगी। So the own price elasticity of demand is the percentage change in the quantity demanded of a product as a result of the percentage price change in the price of that product. It is calculated as the percentage change in the quantity demanded of a product divided by the percentage change in the price of that product. Because a proportional change in one variable is divided by a proportional change in another, the effect is to remove the unit of measure. So price elasticity is unit free as others elasticity concepts. Okay, so यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा कि सपोज यहाँ इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो लिखा है इफ अ 10% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार्स लीड टू अ 15% इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड देन द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कार्स इज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज हम लोग कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें पता चल गया भाई कार के प्राइसेस में 10% डिक्रीज हो रहा है, ठीक, तो हमारा क्या होगा कि यार चलो कार परचेज कर लेते हैं, हम कैसे भी लें, ईएमआई पे लें, लोन लेके लें, फाइनेंस करवाएं उसको, ठीक है, या हमारे पास जितना भी कैश रखे हैं वो सारा उठा के दे दे, बिकॉज अभी 10% आया, इन फ्यूचर क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्या हो हमें नहीं पता। तो हमने बोला भाई प्रेजेंट हम ऑफर का वो फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ भाई 10% डिक्रीज हुआ और हम सब कंज्यूमर्स की डिमांड इंक्रीज हो गई 15%। तो इसको मेजर कैसे करेंगे कि प्लस 15% बढ़ी है, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड, हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, एंड देन कितना डिक्रीज हो रहा है उसमें प्राइस में, तो 10% प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इसलिए -10%, ठीक। तो फिर हमारा जो ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारा कितना हो गया, -1.5%। Then if 10% increase in the price of hotel rooms lead to a 20% decrease in the quantity demanded, then the own price elasticity of demand for hotel rooms is -2। तो अब उन्होंने बोला कि भाई अगर 10% जो है होटल रूम्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो उनके लिए जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज सपोज अगर मेरे घर में कोई फंक्शन है तो हम होटल रूम्स लेने से अच्छा हम कोई ऐसे अपने घर के पास कोई अपना घर देखेंगे, या फिर हम देखेंगे कि किसी का फ्लैट अवेलेबल हो वहां पे ले लें, बिकॉज अगर उसमें 10% इंक्रीमेंट हो गया है इनिशियल प्राइसेस से, तो हमारी डिमांड वहां पे क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि 10% इंक्रीज हुआ तो 20% डिक्रीज हुआ, तो उसका क्या हुआ, -2। अब ये हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि हम लोग कैसे -1 से पता कर सकते हैं कितना इलास्टिक डिमांड है
और -2 से, ठीक। तो ये है हमारे साइंस और ये है उसका डिस्क्रिप्शन कि अगर लेस देन -1 हमारा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव डिमांड है, हाईली इलास्टिक. सो फॉर अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज बाय अ ग्रेटर परसेंटेज देन द इंक्रीज इन प्राइस. तो उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, हाईली इलास्टिक है, कि अगर आप ये बताओगे कि भाई 10% इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब 30% अमाउंट में आपके डिक्रीज आएगा, ठीक है. अगर उसका -1 आ रहा है तो नेगेटिव यूनिट इलास्टिक, फॉर अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज बाय द सेम परसेंटेज. तो उन्होंने यहीं पे बोला कि भाई अगर जो है जितना 10% अगर इंक्रीज होगा प्राइस में तो 10% क्वांटिटी में डिक्रीज होगा, ठीक. ग्रेटर देन -1 to 0, अगर -1 से 0 के बीच में आता है तो इनइलास्टिक, ये हमें लर्न करना पड़ेगा. इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, ठीक है. देन फॉर अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज बाय अ लेसर परसेंटेज देन द इंक्रीज इन प्राइस. तो ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे बिकॉज ये लेस देन -1 ये आपको आना चाहिए. एक होता है इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक, एक होता है हाईली इलास्टिक, ठीक है, और एक होता है हाईली इनइलास्टिक, और एक होता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है. तो ये सारे चीज आपको लर्न करने पड़ेंगे. एंड दूसरा आता है हमारा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट, कि दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से कैसे इसमें आता है, इफेक्ट पड़ता है. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. Unlike the always negative price elasticity of demand, and the value of the cross price elasticity can be either negative or positive, and the sign provides important information about whether the goods are complements and substitutes. So the magnitude of elasticity tells the degree to which the goods are complementary or substitutable. ठीक है, तो कल एक बार हम लोग फिर से इलास्टिसिटी सारी डिस्कस कर लेंगे. वैसे बेसिक इसमें इंपॉर्टेंट दो ही हैं, एक है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी और एक है हमारी इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है.